Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. I am Sundar San, your lecturer for the course of History of English Literature. This is our 11th lecture. Okay, in this lecture we will discuss the literary figure that is Caedmon. Caedmon जो हैं ये आप लोगों को पता ही होगा, जिस तरह हमने वाइक्लिफ डिस्कस किया, जिस तरह हमने पहले से जो लिटरेरी फिगर्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं रिनाइसेंस के, तो इस तरह से अब हम लोग जो हैं कैडमन को डिस्कस करेंगे। ये जो थे, अगर इनके बारे में देखा जाए तो ये एंग्लो सैक्सन राइटर थे। ठीक है, मैंने आपको एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन की हिस्ट्री बताई थी, आपको वॉर के बारे में बताया था। तो ये जो है ये एंग्लो सैक्सन राइटर हैं। ये पैदा हुए थे 357 में और इनकी डेथ हुई है 657 में पैदा हुए थे और 684 में इनकी डेथ हुई है। अगर हम ये देखें कि बाय प्रोफेशन जो है कैडमन का क्या प्रोफेशन था इनका, तो ये कैटल हर्डर थे। ठीक है ना, आप कह सकते हैं शेफर्ड थे, कैटल हर्डर थे, या चरवाहा जिसे आप कहते हैं। तो इनका इस तरह का प्रोफेशन था, मीन्स के जानवरों से रिलेटेड जो था ना इनका प्रोफेशन था। और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि ये इलिटरेट थे। ठीक है, ये जो थे ना पढ़े लिखे नहीं थे, इन्हें मतलब लिखना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था, ये इलिटरेट थे। अब मैं ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि ये इलिटरेट थे, तो फिर इतने बड़े ये जो हैं कि एक पोइट कैसे बन गए, और इतने फेमस पोइट कि अभी तक इनका नाम जो है वो हम लोग जानते हैं। ये चीज़ अब हम लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर हम देखें तो ये अर्लीस्ट नॉर्थम्ब्रियन जो हैं वो पोइट थे, मीन्स के पोइट हैं ये। इनका ये जो है इनकी पोइट्री की वजह से ये हमें अभी तक इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, हम इन्हें जानते हैं। ये जो था इन्होंने वर्क किया था मोनेस्ट्री में ऑफ विटबे, मींस के ये मोनेस्ट्री ऑफ विटबे में काम करते थे। अब ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमने अभी डिस्कस करनी है कि ये इतने फेमस पोइट कैसे बन गए, और अर्लीस्ट पोइट जिन्हें हम जानते हैं वो ये कैसे बने। और ये जो है मोनेस्ट्री ऑफ विटबे में इन्होंने क्योंकि हमने कहा है कैटल हर्डर है, तो ये मोनेस्ट्री ऑफ विटबे में इन्हें कैसे काम मिला, ये कैसे इन्होंने वहाँ काम करना स्टार्ट किया। कैडमन इज़ द अर्लीस्ट इंग्लिश पोइट हुज नेम इज़ नोन। वही बात आ गई कि ये अर्लीस्ट पोइट हैं जिनका नाम हमें मालूम है, जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है। तो वो वाहिद पोइट जिनसे हम लोगों को इंग्लिश हिस्ट्री या पोइट्री की, जो इंग्लिश पोइट्री हिस्ट्री के बारे में हम लोग जब बात करना स्टार्ट करते हैं, तो जो हम फर्स्ट पोइट की बात करते हैं जिनका हमें नाम मालूम है, तो वो हैं कैडमन। तो कैडमन के बारे में हमें अब तक इन्फॉर्मेशन हासिल है, लेकिन हम लोग एक जगह पे ये कह रहे हैं कि ये इलिटरेट हैं। अगर ये इलिटरेट हैं तो इनकी पोइट्री अभी तक हमें कैसे पता है, और ये इतने फेमस कैसे हैं कि अभी तक हम इतनी जनरेशन्स के बाद भी इनके नाम से वाकिफ़ हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोग जो हैं वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फेमस वर्क्स की बात करें तो ओनली नॉन सर्वाइविंग वर्क इज़ कैडमन्स हाइम। कैडमन्स की जो हाइम है वो इनकी ओनली सर्वाइविंग जो अभी तक मतलब कि जिसके बारे में हमें पता है, जो सर्वाइविंग इनका लास्ट रिमेनिंग वर्क है अभी तक अवेलेबल, वो है कैडमन्स की हाइम। और ये क्या है, ये 9 लाइन एलिट्रेटिव वर्नेक्यूलर पोइम है। 9 लाइन्स एलिट्रेटिव वर्नेक्यूलर पोइम है। अगर हम देखें तो वर्नेक्यूलर का यहाँ पे क्या मीनिंग होता है बेटा? वर्नेक्यूलर का मतलब ये होता है एक ऐसी आप समझ सकते हैं कि मीन्स आप सिंपल सी बात यह है कि अगर हम लोग वर्नेक्यूलर की बात करें ना, तो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम आप कह सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ दैट प्लेस आप कह सकते हैं, जिसे हम डायलेक्ट भी हम लोग जिसे आप लोग डायलेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो वर्नेक्यूलर जो होता है वो लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम और दैट प्लेस होता है। ठीक है ना, उस ज़माने की, जिस ज़माने में लिखी गई है, उस ज़माने की जो आम लैंग्वेज थी उसे कहा जाता है वर्नेक्युलर लैंग्वेज। अच्छा, अब हम एलिट्रेशन की बात करें तो एलिट्रेशन क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वर्ड्स बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स। एलिट्रेटिव साउंड या एलिट्रेशन जो होता है वो होता है ऐसे, जब हम लोग कोई पोइम लिख रहे हैं या कोई भी राइटिंग लिख रहे हैं जिसमें तमाम वर्ड्स जो हैं, स्टार्टिंग के जो वर्ड्स हैं वो जो साउंड्स हैं कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की राइटिंग को आप एलिट्रेशन कहते हैं। अच्छा, और इनकी राइटिंग किस बारे में थी? प्रेज ऑफ गॉड। इनकी जो राइटिंग थी उसमें गॉड को प्रेज़ किया गया था, मीन्स कि गॉड की तारीफ़ें बयान की गई थी, गॉड के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब आप कह सकते हैं कि गॉड की तारीफ़ें की गई थी, गॉड की तारीफ़ बयान की गई थी, जिस तरह भी आप इसको बात को लेना चाहें वैसा ही है। तो इनकी जो वर्क्स थे वो गॉड की आप कह सकते हैं गॉड के बारे में उसकी बड़ाई बयान की गई थी, उसकी तारीफ़ बयान की गई थी। इस तरह से इनकी जो वर्क्स हैं वो इस चीज़ से रिलेटेड हैं।
सोल सोर्स ऑफ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन अबाउट केडमन्स लाइफ एंड वर्क जो है वो बेडे या बीड्स, जिसे आप कह सकते हैं बेडे कह लें या बीड कह लें, ये जो नेम्स होते हैं इनकी कोई ख़ास प्रोनाउंसिएशन होती नहीं, तो जैसे आप लोगों को ईजी लगे आप वैसे यूज़ करें। बेडे की जो हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका, जो मैंने आपको लास्ट टाइम जब हमने बेडे को डिस्कस किया था, बीड को मैंने आपको बताया था कि हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका जो है इनकी राइटिंग थी, तो उसके अंदर हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें केडमन की लाइफ और वर्क से रिलेटेड हमें पता है वो तमाम के तमाम जो है वो हमें इस बुक से पता चली है, हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका। मीन्स के जो हमारे पास हो एक सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग केडमन्स लाइफ, दैट इज़ बेडेज या बेड्स हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका। ठीक है, तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास केडमन्स की लाइफ और वर्क से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमें केडमन के बारे में पता है, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है बीड की बुक हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका से। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एज अ हर्डर और एज अ कैटल जो है वो वर्क करते थे, कि जानवरों से रिलेटेड इनका वर्क था। आप उसे चरवाहा कह सकते हैं, वट एवर यू फील ईजी विद। तो ये इस तरह से काम इनका प्रोफेशन था। ये हर्डर का मीनिंग होता है आप मीन्स के केडमन वर्क एज अ हर्डर। तो हर्डर जो होता है वो आप चरवाहे को ही कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान जो कि जानवरों के साथ डील करता हो, उनके खाने पीने का ख्याल रखता हो, या उनको मतलब जिस तरह के चरवाहा होता है उनको लेके फिरता है, तो केडमन जो था वो एज अ हर्डर जो है वो वर्क करता था। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बताते चलूँ कि ये जो केडमन की हिस्ट्री है, जो कि हमें बीड की हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका बुक से पता चलती है, तो ये एक स्टोरी टाइप की हिस्ट्री है, बहुत ईजी है। आप लोगों को मैं एक स्टोरी की तरह ही बता दूंगी, आप लोगों को समझने में और मीन्स के माइंड में रखने में ये चीज़ जो है बहुत आसानी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात यह है कि चरवाहों के ग्रो मीन्स के जो काफ़ी सारे चरवाहे एक साथ फिरते हैं, आप एक ग्रो ही समझ लें, या जो चरवाहे होते हैं तो वो उनसे बिलोंग करता है केडमन। अब क्या होता था कि जो मतलब बहुत सारे जानवर होते थे, तो उन जानवरों को चरवाहे चलाते हैं, तो उसके बाद क्या होता था, रात को वो सारे चरवाहे जो होते थे ना वो इकट्ठे होकर जानवर क्योंकि सो जाते थे या अपनी अपनी जगहों पे जहाँ बांधे जाते हैं वहाँ बांध दिए जाते थे, तो फिर क्या होता था कि वो जो चरवाहे थे वो इकट्ठे होकर बैठ जाते थे। वो सारे चरवाहे इकट्ठे होकर बैठ जाते थे और उसके बाद वो क्या काम करते थे, क्योंकि उस ज़माने में एंटरटेनमेंट के लिए क्या होता था, ना टीवी होता था, ना ही मोबाइल होता था, इंटरनेट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो उस ज़माने में एंटरटेनमेंट इस तरह से होती थी कि लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे, टेल्स सुनाते थे, गाने सुनाते थे, और वो गाने भी इस तरह के होते थे कि उन गानों में भी टेल्स होती थी डिफरेंट हीरोज़ की या डिफरेंट गॉड की प्रेजेस होती थी, इस तरह के गाने सुनाए जाते थे। अब क्या होता था कि जिस तरह केडमन भी एक चरवाहा था, और जब ये तमाम चरवाहे जहाँ जिस ग्रुप से केडमन बिलोंग करता था, ये इकट्ठे होकर बैठते थे और रात को गाने सुनते थे, ये सुनाते थे एक दूसरे को, तो केडमन जो है ना वो इस चीज़ से भागता था, एक्सक्यूज़ करता था अपने आप को, अवॉइड करता था कि गाना नहीं सुनाता, मैं नहीं गाना सुना सकता। देखें, केडमन ऑन हिज टर्म मेक सम एक्सक्यूज़ एंड गो टू स्लीप, यानी कि कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाता था इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, और सोने के लिए चला जाता था या किसी और जगह पे चला जाता था, उस जगह से उठ जाता था जहाँ तमाम के तमाम चरवाहे इकट्ठे होकर बैठे होते थे और गाने सुना रहे होते थे, ये टेल्स सुना रहे होते थे। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सॉन्ग्स वर जनरली अबाउट, यानी कि सॉन्ग्स की जो थीम होती थी वो क्या होती थी, या तो बाइबल की स्टोरीज होती थी, या गॉड की ग्रेस होती थी, या फिर ग्रेट हीरोज़ होती थी। ये 3 थीम्स थी सॉन्ग्स की। जिस तरह के ओल्ड, मैंने आपको पहले भी बताया, जो मॉरलिटी और मॉरल मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेस थे, उनमें भी क्या था, बाइबल की थीम्स थी और गॉड की ग्रेस थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यही एक्सप्लेन की जाती थी। तो उस ज़माने में होते ही ये थीम्स थी कि बाइबल स्टोरीज़ हो गई, गॉड ग्रेस हमने बता दी, या फिर ग्रेट हीरोज़ जो उनसे पहले आए थे उनकी कहानियाँ सुनाई जाती थी, जंगजू होते थे या किसी ने कोई ग्रेट डीड की होती थी तो वो बताई जाती थी। अच्छा, अब केडमन जो है अपनी इस चीज़ को एक्सक्यूज़ करता था, अवॉइड करता था, इस चीज़ से भागता था। वो कहता था कि वो गाना नहीं गा सकता। वो कहता था कि मुझे यही नहीं पता कि गाने को कंपोज कैसे करना है और गाने को गाना कैसे, मतलब सॉन्ग को कंपोज कैसे करना है, उसमें वर्डिंग कैसे कैसे करनी है, और फिर उसको सिंग कैसे करना है, उसको गाना कैसे है। उसको कहता था मुझे इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि ये काम किया कैसे जाता है। अब ऐसे ही हुआ जैसे तमाम चरवाहे जो हैं वो इकट्ठे होकर बैठे थे और गाने गा रहे थे, एक दूसरे को गाने सुना रहे थे। तो इससे पहले कि केडमन की टर्न आती तो वो वहाँ से उठकर चला गया सोने के लिए। अब क्या हुआ कि जब वो सो रहा था तो उसे एक ड्रीम आया। ठीक है, सोते हुए उसने एक ख्वाब देखा।
ख्वाब में क्या होता है कि उसको एक आदमी जो है उसके नाम से बुला रहा होता है, केडमैन 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 इस तरह करके उसको ख्वाब में एक आदमी बुला रहा होता है और उसे कहता है कि तुम ना मुझे कोई सॉन्ग सुनाओ। ही टोल्ड हिम टू सिंग, मीन्स कि उसे कोई सॉन्ग सुनाने के लिए वो आदमी कहता है ख्वाब में। केडमैन उसको एक्सप्लेन करता है कि मुझे गाना नहीं गाना आता, मुझे तो यही नहीं पता कि गाने को कंपोज कैसे करते हैं और उसके बाद उसको सिंग कैसे करते हैं। तो केडमैन उसे ख्वाब में ही एक्सप्लेन करता है ये बात। तो वो आदमी जो होता है वो आदमी उसे कहता है कि तुम गा कर देखो, एक दफ़ा ट्राई करो कि गाते कैसे होते हैं ना, मीन्स कि ट्राई करके देखो कि किस तरह से गाना गाते हैं। तो मेरे कहने पर मेरी बात मानकर ये काम करने की कोशिश करो, एक ट्राई करो। और जब केडमैन उसे कहता है जब केडमैन उसे कहता है जो मैन उसके ड्रीम में आता है कि मुझे यही पता कि व्हाट आई हैव टू सिंग अबाउट, मीन्स द सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, कि मुझे क्या गाना है, किस बारे में गाना है। तो मीन्स कि वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि किस चीज़ के बारे में गाऊँ, मेरे गाने का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए। तो वो जो आदमी होता है उसके ड्रीम में, वो केडमैन को बताता है कि तुम जो हो वो गाना गाओ, द क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स, मीन्स कि वो केडमैन को एक सब्जेक्ट मैटर दे देता है, एक टॉपिक दे देता है कि आपने इस बारे में गाना है। तो फिर केडमैन जो है वो ड्रीम में ही, ख्वाब में ही, उसके कहने के बाद कि उसने उसे टॉपिक दिया ना, तो उसके बाद वो केडमैन जो है ख्वाब में ही क्या करता है कि कुछ वर्सेस कहता है, कुछ लाइंस बोलता है। अब वो वर्सेस कहता है, लाइंस बोलता है, और क्या होता है जब वो जाग जाता है, जब मीन्स कि जब वो जागता है, जागने के बाद क्या होता है, जागने के बाद ना अब वो याद होता है केडमैन को कि केडमैन ने ड्रीम देखा था, ड्रीम में उसे आदमी मिला और आदमी ने उसे ऐसे ऐसे कहा। अब ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन केडमैन को ये भी याद होता है जो वर्सेस उसने कही होती हैं, मीन्स कि जो सॉन्ग उसने सिंग किया होता है, केडमैन को वो भी लाइन वर्ड बाय वर्ड तमाम चीज़ें जो हैं वो याद होती हैं। इसके बाद क्या होता है, केडमैन क्या करता है, केडमैन अपने जो फोरमैन होता है, मीन्स के जो कैटल हर्डर्स का जो एक लीडर जो होता है एक टाइप का, उसके पास जाता है और उसे सारी जो बात है बता देता है। फोरमैन को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि कोई ना कोई मिरेकल हुआ है, मीन्स कि कुछ ना कुछ जो है वो करिश्माती हुआ है केडमैन के साथ, तभी केडमैन ने जो है वो गाना गाया और उसके बाद अभी तक उसको वो गाना जो है वो याद है। तो वो फोरमैन क्या करता है, वो फोरमैन कहता है केडमैन को कि वो जाए और जाके जो रिलीजियस मीन्स के जो एबिस हैं, जो कि एबिस ऑफ विडबे थी, उसको बताए कि उस केडमैन के साथ क्या क्या हुआ है। तो केडमैन क्या करता है, केडमैन उस एबिस के पास जाता है जिसका नाम होता है सेंट हिल्डा, उसको जाके तमाम जो ड्रीम वाली बात होती है दोबारा से बता देता है। तो एबिस भी जब सुनती हैं, सेंट हिल्डा जब सुनती हैं केडमैन का ड्रीम, तो उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि केडमैन जो है वो उसको गॉड ने ब्लेस की है, उसको गॉड ने जो है आप कह सकते हैं कि कोई एक्स्ट्रा पावर दे दी है, या गॉड ने उसको ब्लेस किया है और कोई मिरेकल हुआ है केडमैन के साथ। लेकिन वो इस चीज़ को फिर भी टेस्ट करती है, अगेन टेस्ट करती है कि हो सकता है कि केडमैन को कोई गलत फहमी ना हो, तो वो इस चीज़ को अगेन जो है वो टेस्ट करते हैं। वो केडमैन को सॉन्ग देती है अगेन, कि आपको टॉपिक देती है केडमैन को एक और, कि केडमैन ने उस टॉपिक के ऊपर जो है वो सॉन्ग या पोइट्री जो है वो करके आनी है। तो केडमैन को जब वो टॉपिक मिलता है तो केडमैन जो है, केडमैन कहता है कि मतलब केडमैन को टॉपिक दिया है सेंट हिल्डा ने, द सेक्रेड हिस्ट्री एंड डॉक्ट्राइन। ठीक है, तो सेक्रेड हिस्ट्री और डॉक्ट्राइन का टॉपिक केडमैन को मिला। अब क्या होता है कि वो नेक्स्ट डे फिर केडमैन जाता है एबिस के पास और दोबारा उसको जो कुछ उसने मीन्स के आप कह सकते हैं कि जो वर्सेस जो थी वो वर्सेस सारी जो हैं वो दोबारा जाता है और जाकर वो वर्सेस जो हैं वो सेंट हिल्डा को जो एबिस होती हैं उनको सुना देता है। अब वो वर्सेस इतनी ज़्यादा ऑसम होती हैं, इतनी ज़्यादा एक्सीलेंट होती हैं कि वो सुनने के बाद जो है ना एबिस जो होती है वो फ़ौरन अपने जो गॉस्पेल्स होती हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उनको बुलाती है। ये देखें ना, एट्रीब्यूटेड हिज सिंगिंग एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। वो जो है एबिस जो है वो ये इमेजिन करती है या ये अखज़ कर लेती है कि ये जो सिंगिंग है ये इसको गॉड ने गिफ्ट कर दिया है, केडमैन को एक गिफ्ट किया है, ब्लेस कर दिया है कि ये सिंगिंग कर सकता है। अब इसको एक किस्म की एक आप कह सकते हैं पावर दी है। और उसके बाद होता है जब वो दोबारा उसको एक नया टॉपिक देती है टेस्ट करने के लिए, द सेक्रेड हिस्ट्री एंड डॉक्ट्राइन, तो उसके ऊपर दोबारा नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब द अदर डे केडमैन दोबारा जाता है और जाकर उसको वो वर्सेस बताता है जो कि उसने क्रिएट की होती हैं। तो वो उसी टाइम अपने गॉस्पेल्स को, जो गॉस्पेल के अंदर जो उसके डिसिपल्स होते हैं, जो उसके स्कॉलर्स होते हैं, उनको बुलाती है और उनसे कहती है कि ये जो है इससे आप वोज़ लें और इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि इस तरह से केडमैन एक कैटल हर्डर से एक मॉन्क में जो है वो चेंज होता है। मींस के पहले कैटल हर्डर था, उसके बाद उसको गॉड ब्लेस करता है, जो सेंट हिल्डा है वो देखती है सारा कुछ, और उसके बाद वो उसको जो है वो
गॉड की सर्विस में लेके आती है और उसको मॉन्क बनाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट ये है कि वो जीसस हैड कॉल्ड बाय द नेम टू गॉड सर्विस। मीन्स कि अब वो ये सोचते ये हैं, जो एबिस होते हैं और जो स्कॉलर्स होते हैं, वो तमाम ये सोचते हैं कि शायद गॉड खुद ड्रीम में जीसस जो हैं वो खुद आए थे केडमैन के, और इसको गॉड की सर्विस की तरफ लाने के लिए उन्होंने सिंगिंग जो है एज अ गिफ्ट केडमैन को दिया है। मीन्स के सब एजम्पशंस हैं, इसमें कन्फर्मेशन नहीं है, तमाम के तमाम जो है ये एजम्पशंस हैं। अच्छा, क्रिएटिविटी इन मेकिंग सॉन्ग्स टू देम हैपेंड व्हेन द ग्रेटर पावर टूक ओवर द पोएट एंड मेड हिम इट्स वॉइस। अब क्या होता है यहाँ पे, ये एक और एजम्पशन है। अब तमाम के तमाम लोग सोचते ये हैं कि केडमैन जो है ये खुद जो है वो सिंगिंग नहीं करता, बल्कि जब केडमैन की बॉडी को कोई और ओवरटुक कर लेता है, कोई और इसकी बॉडी में आ जाता है, तब केडमैन जो है वो सिंगिंग करता है और क्रिएट करता है सॉन्ग्स। हालांकि मतलब कहते तो यही है। अब इसमें भी केडमैन की अपनी थोड़ी सी है ना, वो आप कह सकते हैं कि मिसकम्युनिकेशन हुई थी थोड़ी सी, क्योंकि केडमैन इनको बताता है कि मीन्स यहाँ पे ये देखना, ये लाइन है कि हाउएवर द मोनास्टिक ब्रदर्स वर रॉन्ग अबाउट द केडमैन्स गिफ्ट। वो यही एज्यूम कर रहे थे कि केडमैन का गिफ्ट ये है कि जब केडमैन को कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट दिया जाता है तो कोई और केडमैन की बॉडी को ओवरटुक करता है, सॉन्ग्स वर्सेस क्रिएट करता है और फिर केडमैन को की बॉडी को लीव कर देता है। लेकिन ये तमाम जो हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं, ये गलत एजम्पशंस हैं। और ये गलत एजम्पशंस क्यों हैं? क्योंकि केडमैन ने थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन की थी जब वो अपना ड्रीम जो है वो सुना रहा था एबिस को। वो मिसकम्युनिकेशन क्या थी? वो मिसकम्युनिकेशन ये है कि जो ड्रीम में मैन आता है केडमैन के, वो इसको वर्सेस नहीं देता, वो केडमैन को जस्ट सब्जेक्ट मैटर देता है कि तुमने इस सब्जेक्ट के बारे में गाना गाना है, ठीक है। वो इसको ये तो नहीं कहता तुम ये लाइन्स गाओ, तुम ये वर्ड्स गाओ, ऐसा तो नहीं ना कहता। एंड ओनली ही कंपोज द वर्सेस। और जो वर्सेस कंपोज की जाती हैं वो तमाम की तमाम वर्सेस जो थी वो केडमैन खुद कंपोज करता है पर्सनली, दूसरा आदमी तो कंपोज नहीं करता। और जो वर्सेस होती हैं वो सिर्फ केडमैन खुद पर्सनली खुद कंपोज करता है, बल्कि कोई और नहीं कंपोज करके देता। तो ये थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हुई थी, क्योंकि केडमैन ये कहता है ड्रीम में कि मैंने जो है वो ड्रीम में ये देखा है कि वर्सेस जो हैं वो कि मुझे किसी ने सब्जेक्ट मैटर दिया, तो वो क्लियर नहीं करता कि वर्सेस जो हैं सब्जेक्ट मैटर मिलने के बाद मैं खुद कंपोज करता हूँ पर्सनली। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है इमीडिएसी ऑफ द आप कह सकते हैं हिज कंपोजिशन। यहाँ पे क्या होता है, जब भी केडमैन को कोई सब्जेक्ट मैटर दिया जाता है तो वो जिस जल्दी के साथ, जिस एक्सीलेंसी के साथ, जिस कह सकते हैं एक्यूरेसी के साथ वर्सेस कंपोज करता था, तो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशिंग था, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि इतनी जल्दी और इस एक्यूरेसी और इस ऑसमनेस के साथ जो है केडमैन जो है वो कोई चीज़ जो है वो कंपोज कर देता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था जो मोनेस्ट्री के जो लोग थे उन सब के लिए। तो ये भी एक चीज़ है जो कि केडमैन को आप कह सकते हैं कि ब्लेस, ये भी इस चीज़ में भी केडमैन को ब्लेस किया गया था। अच्छा, वर्सेस केम आउट विदाउट वर्क और प्रॉम्प्टिंग ऑफ मेमोरी। अच्छा, इसमें यह है कि जब भी केडमैन जो है जो कोई काम करता है ना, जब हमसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो हम सोचते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। तो लेकिन जब केडमैन को कोई सब्जेक्ट मैटर दिया जाता था तो वो सोचता नहीं था, वो बस आगे से बोलता था। और वो जो वर्सेस होती थी वो एग्जैक्ट सब्जेक्ट मैटर जिस तरह का होता था, जो टॉपिक होता था ना, उसके एग्जैक्ट उसी तरह का टॉपिक, वो मतलब वही टॉपिक के ऊपर बेस फ़ौरन, जिस तरह एक होता है ना, एक बंदे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से याद होता है और उससे आप क्वेश्चन करो तो भी वो थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड लेता है बताने के लिए आपको कि आप क्या पूछने की कोशिश करो। लेकिन केडमैन को जब भी कोई सब्जेक्ट मैटर दिया जाता था तो केडमैन फ़ौरन और जिस इमीडिएसी के साथ वर्सेस जो हैं और ऑसम वर्सेस जो वो क्रिएट करता था, एक्सीलेंट वर्सेस जो वो क्रिएट करता था, तो वो जो चीज़ थी वो भी एक सरप्राइजिंग और एस्टोनिशिंग एलिमेंट था फॉर द मोनेस्ट्री वर्कर्स और स्कॉलर्स आप कह लें। केडमैन डज नॉट से ही क्रिएटेड हिज सॉन्ग आफ्टर वेकिंग अप। यही चीज़ थी जिसकी वजह से जो है वो सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, क्योंकि केडमैन जो है वो ये नहीं कहता कि उसने सॉन्ग्स खुद क्रिएट किए हैं। केडमैन उन्हें जब ड्रीम सुनाता है तो उन्हें ये बताता है कि मुझे जो है ये जो ड्रीम सब्जेक्ट मैटर है ये मुझे जो मैन था मेरे ड्रीम में उसने दिया, लेकिन ये तो नहीं बताता कि वर्सेस मैंने खुद पर्सनली कंपोज की थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसकी वजह से तमाम जो मोनेस्ट्री के स्कॉलर्स थे और जो एबिस थी, जो और भी लोग थे, वो तमाम ये सोचते थे कि शायद केडमैन को जो है कोई और ओवरटूक कर लेता है केडमैन की बॉडी को, और जो है वर्सेस जो हैं वो इमीडिएटली जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी यहाँ पर। बट दैट ही रिमेंबर्ड इट, वही बात है ना कि वो सिर्फ ये कहता है कि मैंने जो है वर्सेस, मुझे जब वो ड्रीम सुनाता है तो वो बताता है कि मुझे ये वर्सेस जो हैं ये याद हैं और ये वही वर्सेस हैं जो ड्रीम में मैंने बनाई थी, या जो मैंने ड्रीम में, जब मुझे ड्रीम में आदमी ने कहा तो मैंने ये वर्सेस जो थी ना वो मुझे याद है, जो वर्सेस कही गई थी। तो यही प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई।
तो ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो कि केडमैन की वजह से हुई थी, क्योंकि केडमैन ने क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया था कि वर्सेस जो हैं वो वो कहता है मुझे याद है कि मैंने ये वर्सेस जो हैं वो ड्रीम में मैंने बोली थी, या ये वर्सेस ड्रीम में थी, ठीक है ना, ये वो वर्सेज हैं जो ड्रीम में बोली गई। इसने इस तरह से सेंटेंस बोला होगा, बीच में ये नहीं कहा होगा कि ये वर्सेज वही वर्सेज हैं जो कि मैंने कंपोज की थी जब मुझे सब्जेक्ट मैटर मिला था उस आदमी की तरफ से। तो इस बात की वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि केडमैन ने जो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया था। अगर बेडे की बात करें तो बेडे ने यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया है वन ऑफ द केडमैन्स एबिलिटीज़, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एबिलिटी बेडे ने जो है वो एक्सप्लेन की है अपनी बुक में हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका, और वो क्या थी, वो थी वॉज टू स्टोर अप वट ही वॉज टॉट इन हिज मेमोरी। वो ये है कि केडमैन, आप एज एन इंटेलिजेंट समझ लें या एज अ ब्लेस्ड पर्सन समझ लें, केडमैन के साथ ये था कि जब भी केडमैन को कुछ समझाया जाता था, कुछ बताया जाता था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाती थी और उस पर जोर दिया जाता था, तो वो चीज़ केडमैन अपने माइंड में स्टोर कर लेता था, ठीक है। तो हर लोग, तमाम लोग याद करते हैं लेकिन अक्सर उनको भूल भी जाता है, लेकिन केडमैन जो था, ये केडमैन के माइंड में हर केडमैन जो है वो जो चीज़ उसके माइंड में वो स्टोर करता था, या जो भी चीज़ उसे बताई जाती थी, याद करवाई जाती थी, वो केडमैन अपने माइंड में स्टोर कर लेता था, तो और वो उसके माइंड में स्टोर रहती थी, ठीक है ना, उसको याद रहती थी वो बात, जो भी बात उसे कही गई होती थी। अगर अब हम केडमैन की हाइम की बात करें कि केडमैन की हाइम क्या है, या केडमैन्स हाइम जो है वो क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या है, तो अब हम लोग ये डिस्कस करें। देखें जी, केडमैन्स पोइट्री इज सेड टू हैव बीन एक्सक्लूसिवली रिलीजियस। तमाम लोग जो हैं डिफरेंट किस्म की पोइट्री जो है वो करते हैं, लेकिन केडमैन की जो पोइट्री थी वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी। तमाम का तमाम जो वर्क है, इसकी पोइट्री, इसकी राइटिंग, इसकी बुक्स जो है वो तमाम की तमाम बुक्स जो हैं वो रिलीजियस थी, रिलीजन से रिलेटेड थी, अबाउट रिलीजन थी, रिगार्डिंग रिलीजन थी, मतलब उन के अंदर रिलीजन को एक्सप्लेन किया गया था या रिलीजन को प्रमोट किया गया था, वट एवर इट इज़, लेकिन था तमाम सब कुछ, सब्जेक्ट मैटर रिलीजन था, थीम्स रिलीजन थी, हर चीज़ जो थी वो रिलीजन से ही जो है आप कह सकते हैं लिंक्ड थी। Bede reports that Kidman could never compose any foolish or trivial poem, but only those which were concerned with devotion. अब वही बात आ जाती है, जब एक इंसान है, उसकी पोइम्स, उसकी राइटिंग नहीं, उसकी पोइम्स और उसकी वट एवर क्रिएशन वो कर रहा है, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो रिलीजन के साथ लिंक्ड हैं और डिवोशन के साथ लिंक है। तो लेकिन अक्सर आपने देखा होगा ना कि अगर किसी ड्रामाटिस्ट की हम बात करें या किसी भी नॉवलिस्ट की बात करें तो कुछ ट्रेजेडीज़ भी लिख देते हैं, कुछ कॉमेडीज़ भी लिख देते हैं, कुछ जो होते हैं सिर्फ ट्रेजेडीज़ लिख रहे होते हैं, लेकिन लिखते लिखते अचानक ही वो कहते हैं अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, कुछ कॉमेडी लिखेंगे। नॉवल लिख रहे होते हैं तो कहते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ ड्रामा लिख देते हैं। पोइट्री लिख रहे हैं तो कहते हैं चले कुछ और, हम कोई डिफरेंट स्टाइल की, कोई थीम, कोई सब्जेक्ट मैटर चेंज करके देखते हैं। लेकिन केडमैन की ये चीज़ थी जो कि बेडे की वजह से हमें, बेडे की हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका से हमें पता चली है, और वो ये है कि केडमैन ने, या केडमैन की जितने भी पोइट्री है, वट एवर इट इज़, वो तमाम की तमाम पोइट्री का जो सब्जेक्ट मैटर और थीम था, जो लिंक था, वो रिलीजन से था और रिलीजियस डिवोशन से था, और मतलब तमाम चीज़ें जो हैं वो कंसर्न है रिलीजन के साथ। और कभी भी केडमैन की आपने कोई ऐसी पोइट्री नहीं देखी जो कि किसी भी और फूलिश या ट्रिवियल सब्जेक्ट, मतलब किसी फॉर इंटरटेनमेंट हो, या कि फिर आप कह सकते हैं कोई फुलिश से, कोई फजूल से सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन बंदा कर देता है, तो इस किस्म का केडमैन की कोई पोइट्री आपको नहीं मिलेगी। The hymn has by far the most complicated non-textual history of surviving Anglo-Saxon poem. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, जो ये हाइम है, केडमैन्स की जो हाइम है, इसमें क्या है, ये वो जितने भी हमारे पास एंग्लो सेक्शन की पोइम्स हैं, जितने भी हमारे पास एंग्लो सेक्शन के टेक्स्ट जो हैं वो रिमेनिंग पड़े हुए हैं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट जो है, ये जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट हमारे पास है, जिसको हम जानते हैं फ़िलहाल जो हमारे पास मौजूद है, वो केडमैन्स हाइम ही है, ठीक है। तो इट इज़ फाउंड इन 2 डायलैक्ट्स, ये जो है 2 डायलैक्ट्स में हमारे पास मौजूद है। ये हमें जब ये मिला, ये सर्वाइविंग इसके जो हैं केडमैन्स हाइम के 2 डायलैक्ट्स जो हैं वो केडमैन हाइम्स के जो हैं वो सर्वाइविंग टेक्स्ट में मौजूद हैं, मीन्स के 2 डिफरेंट डायलैक्ट्स हैं। Kedman hymn was composed orally in Old English alliterative verse by an illiterate cowherd named Kedman. Kedmans की जो हाइम है, नाम से ही पता चलता है ये केडमन ने ही जो है वो कंपोज की थी, और ये ओरल जो है, ओरली जो है इसको सेव किया गया, ओरली जी, ये ओरल पोइट्री में आती है और ये ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई थी। और एलिटरेटिव वर्स क्या होती है, वो वर्स जिसमें हर लाइन जो है वो जो होता है, वो हर लाइन जो होती है वो होती है स्टार्ट, या हर वर्ड आप कह लें कि जो वर्ड्स होते हैं वो हर वर्ड्स जो होते हैं वो तमाम के तमाम वर्ड्स में वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना।
तो वो होते हैं अलिटरेटिव वर्सेस। और इलिटरेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि केडमैन भी इलिटरेट था, और हम यही सोच रहे थे ना कि केडमैन इलिटरेट है तो एक कैटल हर्डर, एक शेफर्ड जो है वो किस तरह से इतनी जो एक ऑसम एक्सीलेंट जो है किस्म की वो पोइट्री कर सकता है, जो अभी तक हम लोग जो है जैसे कह रहे हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट है उस टाइम का, एंग्लो सेक्शन पीरियड का। अच्छा, समटाइम्स बिटवीन 658 टू 860 पॉसिबली बिफोर बेडेज बर्थ। तो इसमें क्या है, केडमैन जो है इसने जो हाइम हमें मिली है, जो इसकी क्रिएट है हाइम, वो हमें गैस है कि वो 658 से 860 के जो है वो मिडल में, या 658 से 860 की टाइम ड्यूरेशन है, जबकि केडमैन की जो हाइम थी, जो केडमैन हाइम है वो क्रिएट की गई है, ठीक है, वो बनाई गई थी। तो ये हमारे पास टाइम लिमिट है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि हमें तो ये क्योंकि ये बेडेज की बर्थ से भी पहले की बात है कि कब जो एरिया जो एज हमें बताई गई है कि इस एज में ये कंपोज की गई है। नोट दैट इंग्लिश वाज नॉट अ रिटन लैंग्वेज, पोएट्री वाज कंपोज्ड इन ओरल स्टाइल एंड रिसाइटेड अलाउड फ्रॉम मेमोरी टू एन इलिटरेट पब्लिक। अब ये वो बात आती है कि एक इलिटरेट आदमी ने पोइट्री क्रिएट की फॉर इलिटरेट पब्लिक, और जाहिर सी बात है ये रिटन नहीं हो सकती थी, ये लैंग्वेज थी, पोइट्री जो थी ये फिर जाहिर सी बात है जब एक चीज़ कंपोज भी की गई तो वो ओरली ही सुनाई जानी थी। तो वही बात हो गई कि जो मैंने आपको बताया था ना कि एक इलिटरेट आदमी है तो वो किस तरह से पोइट्री लिख रहा है, या किस तरह से वो जो है इतना फेमस पोइट बन रहा है कि आज तक जो हमारी टाइमिंग आ गई है, लेकिन हमें उसके बारे में पता है, उसके जो वर्क्स हैं वो सर्वाइविंग हैं, मौजूद हैं अभी तक। तो वो यही बात है कि एक इलिटरेट आदमी है वो ओरली पोइट्री कंपोज करता है, और ओरली ही अपनी कंपोज पोइट्री जो है वो लोगों को बताता है। और क्यों, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जो पब्लिक है जिसको पोइट्री बताई जा रही है वो भी तो इलिटरेट है, दोनों इलिटरेट है, ठीक है ना। तो दोनों इलिटरेट हैं, तो इनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन या उनका मोड ऑफ इंटरटेनमेंट या वट एवर इट इज़ वो ओरल ही था। तो ओरली ही जो है वो पोइट्री कंपोज भी की जाती थी, ओरली ही जो है वो पोइट्री लोगों तक पहुंचाई भी जाती थी, पब्लिक को बताई भी जाती थी, पब्लिक को सुनाई भी जाती थी। और जो लैंग्वेज थी वो जाहिर बात है ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी, जो कि उस टाइम यूज़ की जाती थी। अब अगर हम वर्क्स को डिस्कस करें कि वर्क्स कौन कौन से हैं केडमैन के, तो लेटर ऑन केडमैन वाज ऑर्डर्ड टू टेक मोनास्टिक वोज। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जब एबिस को पता चला कि और जब एबिस ने टेस्ट किया न्यू सब्जेक्ट मैटर दे के, जो कि था सेक्रेट हिस्ट्री एंड डॉक्ट्राइन, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि केडमैन वाकई ही ब्लेस्ड किए गए हैं। तो इसलिए वो फ़ौरन से अपने स्कॉलर्स को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि इनसे वोज ने, और इस तरह से एक जो है हर्डर, कैटल हर्डर जो था, जो शेफर्ड था, वो चेंज हो जाता है इनटू अ मॉन्क, ठीक है। इस तरह से उनका लिंक जो है केडमैन का वो मोनास्ट्री से बनता है। The abbess ordered her scholars to teach him sacred history and doctrine। अब यहाँ पे क्या होता है, एबिस जो है वो अपने स्कॉलर से, अपने फॉलोअर से कहते हैं कि आप इनको जो है सैक्रेड हिस्ट्री और डॉक्ट्राइन के बारे में इंफॉर्मेशन दें, इनको बताएं सैक्रेड हिस्ट्री और डॉक्ट्राइन के बारे में। जब केडमैन को उसके बारे में पता चलता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि केडमैन की मेमोरी इतनी अच्छी थी कि जो भी बात केडमैन को बताई जाती थी या समझाई जाती थी वो केडमैन के माइंड में बैठ जाती थी, ठीक है। तो केडमैन ने क्या किया, फिर जब केडमैन को एक नया सब्जेक्ट मैटर मिल गया, दैट इज सैक्रेड हिस्ट्री एंड डॉक्ट्राइन, तो केडमैन ने उस सब्जेक्ट के बारे में राइट करना मतलब कंपोज करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे राइटिंग है मीन्स कि यही है कि उन्होंने इस बारे में कंपोज करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने सैक्रेड हिस्ट्री और डॉक्ट्राइन को मोस्ट ब्यूटीफुल वर्सेस में जो है वो चेंज किया, कंपोज की सैक्रेड हिस्ट्री और डॉक्ट्राइन के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल वर्सेस, जिन्हें देख के लोग जो है वो सरप्राइज हो जाते थे, अमेज हो जाते थे। तो जो भी है बहरहाल, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो था केडमैन का यहाँ पे भी रिलीजियस ही था, ठीक है। अगर हम इनके वर्क को इंक्लूड करें कि इनके वर्क के अंदर कौन कौन से थीम्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, तो वो हैं सबसे पहले रिलीजियस सब्जेक्ट्स थे इनके, अकाउंट्स ऑफ क्रिएशन थी, मींस कि हर चीज़ किस तरह से क्रिएट हुई, दुनिया किस तरह से वजूद में आई, या वट एवर इट इज़, कि था हर चीज़ जब दुनिया बनी तो किस तरह से जो है हर चीज़ वजूद में आई, तो ये है अकाउंट्स ऑफ क्रिएशन। ट्रांसलेशन फ्रॉम ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट, यानी कि न्यू और ओल्ड टेस्टामेंट की ट्रांसलेशंस भी इन्होंने किए हैं। सॉन्ग्स अबाउट फ्यूचर जजमेंट, इन्होंने फ्यूचर जजमेंट के बारे में सॉन्ग्स किए, सॉन्ग्स कंपोज किए, हॉरर्स ऑफ हेल के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, जॉयज़ ऑफ हेवन के बारे में, हेवनली किंगडम के बारे में जो है वो भी इन्फॉर्मेशन दी। तो ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स थे केडमैन की जो है वो पोइट्री के, या केडमैन की जो है वो क्रिएशन के, जो भी वो टेक्स्ट या जो भी वो चीज़ जो है वो कंपोज करते थे उसके। तो ये तमाम सब्जेक्ट मैटर्स थे या थीम्स थी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम जो है रिलीजियस हैं, ये हर जो चीज़ हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो रिलीजन से रिलेटेड है, रिलीजन से लिंक्ड हैं ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट मैटर्स और थीम्स जो हैं।
अगर अब हम डेथ की बात करें, केडमैन की डेथ कब और कैसे हुई, तो केडमैन ने एक अच्छी मीन्स के एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी, एक लंबी ज़िंदगी गुजारी और एक लंबी और मज़हब के करीब ज़िंदगी गुजारी, अकॉर्डिंग टू रिलीजन ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि पायस ज़िंदगी गुजारी थी उन्होंने। केडमैन की डेथ भी जो है वो सेंट की तरह ही हुई, किस लिए, क्योंकि इन्हें पहले से ही इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि इनकी जो है वो डेथ आ रही है या इनकी डेथ होने वाली है, ये नियर डेथ है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना प्रीमिनेशन हो गई थी, इनको पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था, या इनको एक चीज़ होती है ना, एक बंदे को पता लग रहा था ये काम होना ही होना है, और ये तो मतलब इन्होंने सेंट की तरह से ज़िंदगी गुजारी थी। हो सकता है इनको ख्वाब में इस चीज़ का भी जो है वो मिल गया हो कि इनकी अब डेथ होने वाली है, ये अब यहाँ से इस दुनिया से जाने वाले हैं, तो वट एवर इट इज़, तो इनको पहले से ही पता लग गया था। और किस तरह हमें पता चलता है कि इन्हें पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि इनकी डेथ हो जानी है, वो इसलिए क्योंकि ये जो है केडमैन ये क्या करते हैं, ये आस्क टू बी मूव टू द एबेज हॉस्पाइस, मीन्स के ये इस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको मूव कर दिया जाए एबेस हॉस्पाइस। हॉस्पाइस बेटा एक आप कह सकते हैं ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप मींस के जिसमें वो होता नहीं है कि जिसमें लोगों को जो बीमार लोग होते हैं उनको रखते हैं और फिर उनकी केयर की जाती है। आई डोंट नो बट मुझे वर्ड भूल गया है इसका, वट एवर इट इज़। अच्छा, हॉस्पाइस का मतलब असल में यही होता है कि वहाँ पे बीमार लोगों को रखते हैं और फिर उनकी जो है वो दूसरे लोग जो है उनकी केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका इलाज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो केडमैन थे इनको भी जब अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी डेथ होने वाली है, तो ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो है कहते हैं कि मुझे जो है एबेस का जो हॉस्पाइस है मुझे वहाँ पर मूव कर दिया जाए। तो ये वहाँ पर मूव हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये अपने तमाम के तमाम फ्रेंड्स को अपने पास बुलाते हैं, और जब मतलब अपने तमाम फ्रेंड्स को बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं, देन ही एक्सपायर्ड, और उसके बाद उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है, इनको पता होता है कि इनकी डेथ होने वाली है, तभी रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे हॉस्पाइस में मूव कर दिया जाए और अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं ताकि एक आखिरी दफ़ा उनसे मिल सकें। नंबर 2 ये है कि केडमैन की जो डेथ होती है, केडमैन की डेथ उसी टाइम है, एट द सेम टाइम व्हेन देयर इज़ अ फायर ऑफ कोल्डिंघम एबे, मीन्स के अब ये भी देखें, अगर देखा जाए तो ये भी एक मिरेकल किस्म की मिरेकल टाइप की चीज़ ये है कि एक जगह पे यहाँ पे एक साइड पे केडमैन की डेथ होती है और यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है जिसे हम फायर ऑफ कोल्डिंघम एबे कह रहे हैं, तो उसी टाइम वो इंसिडेंट जो है वो टेक प्लेस करता है। तो मीन्स ये है कि अब ये भी कोई लिंक करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे एक साइड पे केडमैन की डेथ होती है, दूसरी साइड पे कोल्डिंघम एबे में जो है वो फायर हो जाती है, मीन्स के फायर का इंसिडेंट टेक प्लेस करता है। तो ये भी एक मिरेकुलस किस्म की चीज़ है कि एक इंसान की डेथ हो रही है एक जगह पे, दूसरी जगह पे जो है वो कोई और जो इवेंट है वो जो है वो टेक प्लेस कर रहा है। तो मीन्स के वट एवर इट इज़ के इनकी जो डेथ थी वो भी इस तरह की थी कि आप कह सकते हैं कि वो भी मीन्स के सेंट, जिस तरह का कहा ना कि सेंट टाइप के थे, तो आप कह सकते हैं कि ये तमाम की तमाम जो है मिरेकल्स इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मिरेकल्स थे, इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है वो करिश्माती किस्म की जो बातें थी और जो आप कह सकते हैं इनके जो इवेंट्स आए इनकी लाइफ में केडमैन्स की। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन 1848 में केडमैन का क्रॉस जो है वो इरेक्ट हुआ था इन हिज ऑनर, मीन्स कि डेथ तो इनकी देखें कब की हो चुकी है, तो 1848 में इनको ऑनर दिया गया था और इनके ऑनर में एक क्रॉस जो है वो जो है प्लेस किया गया था और लोग वहाँ पे जाते हैं उनके क्रॉस को देखने के लिए। तो ये जो है ये एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि 1848 में केडमैन्स क्रॉस के नाम से एक जो है ऑनर दिया गया था केडमैन को और एक क्रॉस जो है वो प्लेस किया गया था। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.